बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पिंडी पहुंचने की फ़ाइनल कॉल दे दी और कहा है कि 26 नवंबर को उनके कारकुन रावलपिंडी पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस्लामाबाद में जब कारकुन जाएंगे, जब इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर जलसा कहाँ पर होगा। साथ ये भी वाज़ेह नहीं हो सका कि ये जलसा होगा या धरना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में ये कहती आई है कि वो इस्लामाबाद जब जाएंगे तो उस वक्त तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं मिल जाती। लेकिन गोया इस बार ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी पहुँचेंगी और कुछ खबरें ये भी हैं कि रावलपिंडी पहुँचने के बाद तहरीक इंसाफ अपने इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर इस्लामाबाद की तरफ जाती है तो क्या इस्लामाबाद में महज जलसा होगा या धरना होगा। इसके साथ साथ एक अहम तैनाती का इंतज़ार किया जा रहा है। पूरी कौम मुंतज़िर है कि आर्मी के नए सिपह सालार कौन होंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जनरल कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ़ हैं वो इस वक्त अलविदाई दौरों पर हैं। मुख्तलिफ जो है वो छावनियों में जाकर अपने अफसरान से, अपने जवानों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनके साथ पेशा वराना अमूर पर बातचीत भी कर रहे हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा 42 साल गुजारे उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के अंदर। अब आखिरी जो 6-7 माह में उन पर तनकीद भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ जनरल बाजवा ने कुछ ऐसे बड़े काम किए जिनकी हुकूमत, जो अब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बार बार उनकी तारीफ़ करती रहती थी। फिर यह भी कहा जाता था कि जिस तरीके से जनरल कमर जवेद बाजवा ने मुल्की मैशत के लिए और खारजा अमूर पर जो काम किए हैं उसकी माजी में भी मिसाल नहीं मिलती। आज भी के प्रोग्राम में हम इसी बात का जायज़ा लेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और जनरल कमर जवेद बाजवा की जो 6 साल हैं इसको तारीख़ में कैसे देखा जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं यास्मीन जमाल साहबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और डॉक्टर मारिया जुल्फ़कार साहबा, सीनियर एंकर पर्सन, हम न्यूज़ पर प्रोग्राम करती हैं अपना, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च पिंडी में ख़त्म होगा या इस्लामाबाद में जाएगा? अगर इस्लामाबाद में जाएगा तो महज जलसा होगा या धरना होगा? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। आपको मालूम है कि उनकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उस जो उन्होंने दी हुई है अपना इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें उन्होंने जलसा और धरना दोनों लिखा हुआ है। तो लिहाजा अभी उनको तो चले वहां से तो भी फाइनल को इस्लामाबाद की क्लियरेंस नहीं मिली है। वो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंडीशन लगाई है, ये वो रवात तक तो वो आ गए हैं, लेकिन उनका एग्जैक्टली प्लान क्या होगा पिंडी के बाद, आई थिंक उन्होंने ही केप्ट द कार्ड्स टू हिमसेल्फ और वो सामने लेके आएंगे मेरे ख्याल है 26 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे। और तो लिहाजा इट कुड बी एनीथिंग, वी डोंट नो। देखें इस वक्त बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, बहुत कियास सराइयां हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगले हफ्ते 2 बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अगला हफ्ता बड़ा इवेंटफुल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, इन द सेंस कि एक तो उनके ये लॉन्ग मार्च जो है वो कहते हैं ये एक हमारा फाइनल जिसको कहते हैं शो डाउन विद द गवर्नमेंट है, ये जो भी आपके उनकी जो पावर शो होगा। और दूसरा ऑब्वियसली जिस तरह अपना डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बाय नेक्स्ट 2-3 डेज, यानी कि मिडिल ऑफ द नेक्स्ट वीक, मंडे से प्रोसेस शुरू होगा, तो नेक्स्ट आर्मी चीफ का जो अपना सिलेक्शन है वो भी तमाम चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। सो ये कोइंसाइड करेगा, और तो इनके आने से पहले, ये तो आएंगे फ्राइडे को, लेकिन इनके आने से पहले मेरा ख्याल आर्मी चीफ पे जो है ये जिसको इतना हाईली हाइप दिया गया, प्रोटेसाइज किया गया अननेसेसरली, मैं भी मेंटेन करता हूँ कि ये बहुत ज्यादती हुई है पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिसको प्रोटेसाइज किया है। बहरहाल वो इनके आने से पहले हो गया होगा, ठीक है ना जी। सो बट इनके जो लॉन्ग मार्च में जो मेरे लिए ज्यादा कंसर्न है कि जब ये 26 को आते हैं, जिस तरह ये बार बार कहा जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि देयर कुड बी अ सेकंड अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ। अब मतलब ये एक आप इसको कहें कि फियर्स है, खदशात है, डर है, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो। और वो भी रावलपिंडी, देखिए अपना मलिक साहब, रावलपिंडी की खास तारीख है, याद रखें। यहीं बेनजीर भुट्टो साहबा, उनकी भी शहादत हुई थी, यहाँ पे लियाकत अली खान जो है उनकी भी शहादत हुई थी। तो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो जुडिशियल हैंगिंग थी, बिल्कुल मैं अभी भी कहता हूँ गलत था, वो तो जज साहब मान भी गए थे बाद में, नसीम हसन शाह साहब, उनकी भी रावलपिंडी में हैंगिंग हुई थी, ठीक है ना जी। सो
अल्लाह खैर करे। लेकिन हर तरफ से बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब को भी अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। अगर इतलात ऐसी है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ ब्रिगेडियर साहब। डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब इन हालात में, जब मुल्क के हालात खासी तशवीशनाक हैं, फिर ये थ्रेट्स भी मिल रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को भी ख़तरा है, फिर मुल्क के अंदर एक अहम तैनाती होने वाली है, इन हालात में लॉन्ग मार्च ज़रूर करना था इमरान खान साहब को? क्या इससे मजीद हालात ख़राब नहीं हो सकते मुल्क के अंदर? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और मैं साहब से भी ब्रिगेडियर साहब थैंक यू, आपके साथ है। तो थोड़ा सा ज़रा डिसएग्री करती हूँ ब्रिगेडियर साहब की जो बात है, बड़ी जसारत से उनके साथ डिसएग्री करती हूँ कि वो तैनाती जिसका ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जी वो हो गई होगी जब तक इमरान खान साहब आएंगे, वो हो तो गई होगी, लेकिन मामला तो ये है कि उसको इन्फ्लुएंस करना उससे पहले से कि जी किस वक्त आ सकते हैं, क्या होगा, क्या हालात होंगे पिंडी, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त PTI के पास है। तो ये कहना कि उससे बिल्कुल कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी। इस वक्त जो लग रहा है वो सही से यही लग रहा है कि जो आम तैनाती है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है ये लॉन्ग मार्च जो है वो किया जा रहा है। आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही बात कर रहे हैं और PDM की जमातें यही बात कर रही हैं कि अगर आना था, अगर खान साहब ने आना था तो कब से हम सुन रहे हैं, तो कोई और टाइम चूज कर लेते, एक हफ्ता बाद का टाइम चूज कर लेते। इतना क्या जरूरत थी कि उसी टाइम पे आपने कोइंसाइड करके उससे वो आना है? इससे तो साफ नजर आ रहा है कि इन्फ्लुएंस करना उसको जो है वही पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी तरह जो तैनाती है उसको हम इन्फ्लुएंस कर सकें। तो मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से थोड़ा डिसएग्री करती हूँ, बेशक तैनाती हो गई होगी, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करना तो इस वक्त खान साहब का जो है वो मकसद नजर आता है। ठीक है, मैं कुछ कह दूं यहाँ पे कुछ नहीं। जी जी ब्रिगेडियर साहब, मैं ये कहना मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो कैसे वो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर मारिया कह रही है कि इन हालात में अगर आप उसी तारीख को उन्हीं दिनों में इस्लामाबाद जाते हैं, उससे पहले आप कई बार तारीखें दे चुके हैं, अगर पहले आप चले जाते तो शायद इसको साथ लिंक ना किया जाता। ना 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 ना, ना। हमें ये बात ज़हन में रखनी है कि आज उनको मेरे ख्याल उनके डॉक्टर ने क्लियर किया, अदरवाइज वो तो अपना एक किस्म के बिल्कुल बेडरिडन थे। वो तो आज उनके डॉक्टर ने उनको मेरे ख्याल क्लियर किया, तभी उन्होंने फिर ये डेट दी है 6 तो कुछ दिन आगे किया जा सकता है। साहब यशवीन जमाल, आपको भी लगता है कि इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं इमरान खान साहब? क्योंकि अगर इमरान खान साहब जख्मी हैं, उनके डॉक्टर्स उनको मना कर रहे थे, तो कुछ देर और रुक जाते, कुछ दिन बाद चले जाते, नई तैनाती हो जाती, इमरान खान उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर लेते या अपना धरना दे लेते। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। जो बाकी शुरुका हैं आपके, उनको भी बहुत बहुत सलाम। मेरा ख्याल है मलिक साहब, हमने अपने सहाफ़ती करियर में हमेशा ये देखा है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान में एक टॉपिक फॉर डिस्कशन ज़रूर हुआ करती है, लेकिन इस तरीके से जलसों में, हर टॉक शो के अंदर, और फिर जिस तरीके से उनको रेफ़र किया गया इस पूरे मामले के ऊपर, जो जो अल्फाज और जो जो बयानात दिए गए वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक रूटीन का मामला था, उसको इतना ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया है कि अब उसका जो प्रोपोर्शन है वो वापस काबू में ऐसा लगता है कि आके नहीं दे रहा। जहाँ तक बात यह है कि इन्फ्लुएंस की बात है, तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो पूरा एहतजाज का अमल है, इसको प्लान ही इस सारी चीज़ के ऊपर असरअंदाज होने के लिए या किसी किस्म का अपना कोई इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने के लिए या ऐसी किसी पोजीशन में आने के लिए इसको प्लान किया गया कि आखिर में किसी किस्म की कोई से उनकी हो सके। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ये शायद एक अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का प्रोटेस्ट शायद वो लाइन अप कर लेंगे कि इन सारे मामलात के अंदर जो कि इस वक्त वो रेलिवेंट दिखाई नहीं देते, शायद वो रेलिवेंट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो वजीराबाद वाली बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के, वो अब बेड रिडन है, उनकी सेहत, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम पेस या रफ्तार की बात करें इस लॉन्ग मार्च की, तो हम सब जानते हैं कि उस स्पीड पर इमरान खान साहब वजीराबाद तक भी नहीं पहुंचे जिससे नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोटेस्ट, हमने बहुत सारे लॉन्ग मार्चेस और प्रोटेस्ट अपने करियर में कवर किए, लेकिन ये जो रफ्तार है ये पहली दफ़ा ही जो है वो मैंने शुरू से मैं ये बात कर रही हूँ कि ये बहुत पहली दफ़ा ये चीज़ मैंने विटनेस की है। और इस हफ्ते की पर्टिकुलर डेट की भी अगर बात करें तो मुझे तो लगता है कि इसकी डेफिनेटली एक रेलेवेंस है, एक इंपॉर्टेंस है। अगर तब तक ये तैनाती हो गई होगी जैसे कि ब्रिगेडियर साहब असेस कर रहे हैं कि हो गई होगी, तो मैं समझती हूँ कि तब भी खान साहब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपनी फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल करेंगे कि जो भी तैनाती अपॉइंटमेंट हुई है, जो भी नाम सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कोई रोल था और वो यहाँ पर आके हो सकता
सकता है किसी किस्म की विक्ट्री स्पीच भी करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने सपोर्टर्स के लिए, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई हाई नोट चाहिए। कोई जो शो डाउन करना है इस प्रोटेस्ट का, इस लॉन्ग मार्च का, उसके लिए कोई हाई नोट है जिसकी वो तलाश में है, और उसी की तलाश में मैं समझती हूँ कि अभी भी उन्होंने इस डेट को आगे किया है। और धरने और जलसे की जो बात है, आई डोंट नो, हो सकता है किसी किस्म के सिट इन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, बट अगेन धरना करने के लिए, सिट इन करने के लिए कोई नैरेटिव चाहिए होता है, और खान साहब ने 3-4 नैरेटिव शुरू से जो बिल्ड किए, जिसके अंदर अदम एतमाद की बात में अमेरिका के किरदार की बात थी, साजिश की बात थी, बहुत सारी जो चीजें हमने देखा कि उन्होंने की, उन सारों से वो आहिस्ता आहिस्ता खुद दस्तबरदार भी हो चुके हैं। तो ऐसा क्या नैरेटिव है जो वो सेल करेंगे या बिल्ड करेंगे और लोगों को मजबूर करेंगे कि वो आके बैठे? तो मुझे लगता है कि शायद ये जो भी है, ये कंक्लूजन एक जलसे के ऊपर ही होगा। जलसा डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा हो सकता है, लोग जमा हो सकते हैं खान साहब के आने पर, लेकिन धरना एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आता। ठीक है यशमीन जमाल साहब, हमें कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी हुक्मरान इमरान खान साहब की हुकूमत तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, लेकिन आखिरी 6-7 माह में उन पर कड़ी तनकीद भी की गई। लेकिन क्या कमर जावेद बाजवा की वो खिदमात जो हुकूमत खुद गिनवाती रही, या वो जो पाकिस्तान के लिए अदा करते रहे, वो इस तनकीद के पीछे छुप जाएगी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद बात होगी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साला दौर की। 42 साल फौज के अंदर गुजारने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो मुख्तलिफ छावनियों के अंदर जा रहे हैं, फौजी अफसरान से, जवानों से मुलाकातें कर रहे हैं, और ये वही रूटीन की मुलाकातें हैं जो कोई भी आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के वक्त आखिरी दिनों में अपने अफसरान से, अपने जवानों से मुलाकातें करता है। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल आर्मी चीफ रहे। अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 माह के दौरान उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा। तनकीद उस जमात से जिस जमात के सरबराह और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी बार बार तारीफ़ें किया करते थे और कहा करते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा जैसा आर्मी चीफ पाकिस्तान में कभी नहीं आया, क्योंकि जितनी जमहूरियत पसंदी उनके यहाँ है, ऐसा कोई भी जमहूरियत पसंद जो है आर्मी चीफ कभी नहीं रहा। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जनरल बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ बने उस वक्त पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अपना बड़ा अहम किरदार अदा करना था, और जनरल बाजवा की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने रद्दुल फ़साद का ऑपरेशन किया। पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियतों को, पेशा वाराना सलाहियतों में बेपनाह इजाफा किया। नए टैंक्स शामिल किए गए, एयर डिफेंस की सिस्टम को मजबूत बनाया गया। इसके साथ साथ भारत की बढ़ती हुई इस रवश को कि वो असले की दौड़ में आगे बढ़ रहा था, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया। इमरान खान साहब कहा करते थे कि अगर जनरल बाजवा ना होते तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच सकता था, पाकिस्तान की सालमियत को खतरात लाहक थे। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में, मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। जनरल बाजवा की क़यादत में नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया गया, और जो फ़ौज के ज़िम्मे नुकात थे उस पर अमल दरामद के लिए जनरल हेडक्वार्टर में एक स्पेशल सेल कायम किया गया ताकि FATF में फंसे हुए पाकिस्तान को इस गिरदाब से निकाला जा सके। और बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से पाकिस्तान के ऊपर ये मुश्किल जो है ये भी टल गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से जनरल बाजवा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो चीन के साथ ताल्लुकात की बहाली हो या सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना हो, IMF के साथ मुज़ाकरात हों या दीगर दोस्त ममालिक से पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इमदाद की बात हो, जनरल बाजवा हर जगह पर आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करते रहे। और इस बात को भी इमरान खान साहब हर जगह पे, हर मोड़ पर तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब
एक मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया। पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा की क़यादत में 2018 में फाटा का इंतज़ाम हुआ और इसके साथ साथ FATF, कारके और रेको डे के इशूज़ पर भी जनरल बाजवा की खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से जनरल बाजवा की सरबराही में ये मनसूबा बंदी की गई पाकिस्तान की मुश्किलात कम करने में, इस लिहाज से जनरल बाजवा का बड़ा अहम किरदार है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी उसको बेहतर करने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी सरबराही जनरल बाजवा ने करते हुए कुछ ऐसे फैसले किए जिसके नतीजे में हुकूमत की मुश्किलात भी कम हुई। सैलाब ज़दगान की मदद का मसला हो या कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान का किरदार हो, अफवाज पाकिस्तान के इस किरदार को इमरान खान साहब भी हर जगह उसकी तारीफ करते नजर आते थे। फौज हमें फख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी, वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है। क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। हमें इस फौज की बहुत जरूरत है। इन्हें बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, कुर्बानियां हर रोज दे रहे हैं। मैं सबसे चाहता हूँ किसी किस्म की तनकीद अपनी फौज की ना करें। तनकीद के तूफान में दबे जनरल बाजवा आखिरी दिनों में जो है वो अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए अदा की, उनके मुखालफिन भी उसे तस्लीम ज़रूर करते हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने जिस तरीके से एक पेज की बात की और यह कहा कि फ़ौज जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत की मदद कर रही है, किसी भी जमहूरी हुक्मरान की तरफ से इस किस्म के अल्फाज शायद ही किसी ने सुने हों कि आर्मी चीफ हुकूमत की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार रहा, उसमें से सबसे अहम मसला पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर और वहाँ बॉर्डर से होने वाली दहशतगर्दी थी, जिसकी रोकथाम के लिए एक बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया, जिसे जनरल बाजवा ने पाया तकमील तक पहुँचाया और पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। जनरल बाजवा पर तनकीद उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत बचाने के लिए किरदार अदा नहीं किया। और उसके बाद तनकीद का एक सिलसिला चल निकला और उन तमाम बातों को भुला दिया गया इमरान खान साहब जो जनरल बाजवा के हक़ में कहा करते थे। क्या तारीख़ में जनरल बाजवा के उन कामों को उस अंदाज से याद रखा जाएगा या इमरान खान साहब की तनकीद गलबा हासिल कर लेगी? ये आने वाले दिनों पर और तारीख पर छोड़ते हैं, लेकिन इसका जायज़ा लेंगे। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो इमरान खान साहब जो हर वक्त जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, जो ये कहा करते थे कि अगर जनरल बाजवा हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट ना करते तो मुल्क मुआशी मसाइल के अंदर घिर चुका होता, क्या ये तारीफ़ें अब इमरान खान साहब को याद नहीं है या महज नई तैनाती के हवाले से इस तमाम चीज़ों को सियासत में लपेट कर रखा जा रहा है? इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और अपने मेहमानों से पूछेंगे कि जनरल कमर जवेद बाजवा के 6 सालों को वो कैसे देखते हैं। पुराने एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार साहबा, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन पर तनकीद की गई और ये कहा गया कि उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, जो हमने अपने नाज़रीन के सामने भी रखी। अगर आप मजमूई तौर पर देखें जिस तरीके से इकानमी के हवाले से, FATF के हवाले से जनरल कमर जवेद बाजवा का किरदार था, उसे आप कैसा देखती हैं? मैं तो ऐसे देखती हूँ जैसे खान साहब को आज से कोई 8-9 महीने पहले नजर आते थे। खान साहब की बात अगर हम कर लें तो खान साहब ही कहा करते थे कि जी इससे बेहतर आर्मी चीफ, डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ कोई और हो नहीं सकता। जितना खान साहब की गवर्नमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, और ये ना सिर्फ खान साहब बल्कि ऑपोजिशन इस वक्त की, उस वक्त की ऑपोजिशन आज की PDM भी ये कहती है कि उससे आधी सपोर्ट भी हमें मिली होती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह जो है वो ऊपर जाता। आपके सामने मलिक साहब, किसी भी मुल्क का दौरा हो, किसी भी मुल्क में कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो तो पहले कमर जवेद बाजवा साहब जाया करते थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जाया करते थे और फिर चीजें आगे बढ़ती थी। आज अगर आपको, ये तो मेरा ख्याल है खान साहब का वतीरा है, इसको तो मेरा ख्याल है सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। आप ये देखिए, आज भी वो बात करते हैं कि जी मेरा तो ये हाल था कि अगर मुझसे बंदे इकट्ठे नहीं होते थे तो मैं एजेंसी से कहता था।
जाहिर है मतलब वो एक रोल तो उस इदारे का, उस इंस्टीट्यूशन का था। उन्होंने जितनी इनको सपोर्ट दी, एनसीओसी से लेके बंदे पूरे करने तक की, कहाँ कहाँ उन्होंने सपोर्ट किया। आज एनसीओसी का भी क्रेडिट जो इतना ज्यादा इनकी हुकूमत लेती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अंदर आप लोगों से बात करें तो वो बताते हैं हमने सब कुछ इकट्ठा करके इनको दे दिया और उनको ला के सिर्फ बिठा दिया कि जी आप ये कर दें। इसी तरह दीगर मामला भी तय होते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की बात को हमें उस तरह सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मारिया, अगर आज भी इमरान खान साहब की स्पीच में से देखें तो वो कह रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने आलमी जो साजिश थी उसका साथ दिया हो, लेकिन उनको अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको नाकाम बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए था। गोया वो मुतालबा करते नज़र आते हैं कि आर्मी चीफ उनकी हुकूमत बचाने के लिए किरदार अदा करते, क्योंकि वो कहते हैं कि इन तमाम लोगों को जिस वक्त इक़्तिदार में आ गए हैं इसको इस्टेब्लिशमेंट बखूबी जानती थी। अच्छा, तो मुझे फिर ये नहीं समझ आती, एक तरफ खान साहब ये डिमांड करते हैं कि जी आप जो इतना न्यूट्रल आर्मी चीफ हमें जो है वो कभी नहीं मिला, एक तरफ आप ये बात करते हैं कि जी फौज का कोई किरदार जो है वो होना नहीं चाहिए, और इसी तरह का जो है वो हमें आर्मी चीफ मिला जब वो बात करते थे जी डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ है। आज अब आप ये कह रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे अपना उनका जो ऑपोजिशन उन पे, और उस वक्त की ऑपोजिशन आज की हुकूमत जो उन पे इल्जाम लगाती है, तो वो कहती है कि बेसिकली वो ये चाहते थे कि उनकी मनोमंशा के मुताबिक जो है वो चीजें चलें, उनकी हुकूमत को जो है वो बचाया जाए। तो बेसिक फिर बात यही हो गई ना, आर्मी चीफ से उनका जो सारा इस वक्त मसला है वो यही है कि मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई। लेकिन यही आर्मी चीफ आप इनसे अगर आप देखें, जो अगर वो कोई एडवाइस देते थे कि जी बुज़दार जैसे बंदे को मत लगाओ, महमूद खान को मत लगाओ, तो वहां कहा जाता था नहीं जी हमें सिविलियन हुकूमत, सिविलियन सुप्रीमेसी बड़ी अजीज है। जब आखिरी दफा जो सेनेट का मामला हुआ, वो आखिरी दफा था कि जी कहा इन्होंने, पीटीआई ने कहा जी हमें आखिरी दफा आप ये हमारे लिए चीजें मैनेज कर दें, इसके बाद हम आपसे जो है वो मदद हमें दरकार नहीं होगी। तो फिर आप अपनी चीजें खुद मैनेज करते हैं। अगर इकोनॉमी भी आर्मी ने चलानी है, पॉलिटिक्स भी आर्मी ने चलानी है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई दे दें आप। बिल्कुल ठीक है। बुरेनी साहब, दिफाई तजियाकार कहते हैं कि जो हिंदुस्तान जिस तरीके से एक पूरी असले की दौड़ में शामिल है और अपने आप को असले से जो है वो लैस किए जा रहा है, इन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा की क़ियादत में फ़ौज ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बहुत आगे बढ़ाया। जैसा कि अभी ये T4 नए टैंक्स की बात की जाती है, गनशिप हेलीकॉप्टर की बात की जाती है, एयर डिफेंस की बात की जाती है, ये चीज़ें मंजर आम पर उस तरीके से नहीं आई, क्योंकि आखिरी 6-7 माह तो आर्मी चीफ की तैनाती, फिर आर्मी चीफ की जो है सियासत के अंदर मुदाखलत, इसी तनकीद की नज़र हो गई। आपकी बात सही है कि पिछले 5-6 साल में बिल्कुल फौज के वेपन सिस्टम्स की मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन, ये तमाम चीज़ें तो हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और जो डॉक्टर मारिया साहिबा ने अभी बातें की है, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत, इमरान खान की गवर्नमेंट को अपना आउट ऑफ द वे जाके ऑल द वे सपोर्ट किया। देखिए हुआ क्या है, मेरी नज़र में ये एक तारीखी अपना मिसाली सेम पेज था बिटवीन जनरल बाजवा एंड द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसको ऑपोजिशन जो है बड़ी जेलसी की निगाह से देखती थी। हम भी सारे कहते थे कि हमने कभी इस तरह का सेम पेज मिसाली रिलेशनशिप कभी नहीं देखा बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। हुआ क्या है, हुआ सारा ये है जहां से एक्चुअली गड़बड़ शुरू हुई, और मैं समझता हूँ वो इमरान खान साहब का ब्लंडर था, उनको नहीं करना चाहिए था। हम उस वक्त भी शोर डाल रहे थे कि आप इतनी हार्डलाइन पोजीशन न लें, फौज के मिजाज को समझे, फौज के अंदर जो सिस्टम उसको समझे। वो था DGISI की अपना उनकी जो पोस्टिंग, उनकी ट्रांसफर के बारे में। अब वो ही वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली कि उनको इधर लगा दो तो उधर लगा दो ताकि वो मेरे इर्द रहे वगैरह, जो उस वक्त खबरें आपको पता आती रही है। एक्चुअल झगड़ा वहां से शुरू हुआ है। अदरवाइज अगर वो लेट से वो DGISI अगर चले जाते अपने नॉर्मल जिस तरह फौज के सिस्टम है ऑफ रोटेशन एंड गोइंग टू कमांड डिपार्टमेंट, मेरा नहीं ख्याल है कि हालात जो है इतने फिर वो टेंस और इतने रिलेशनशिप जो है वो इतनी खराब हो जाती है। वहां से सारी गड़बड़ जो है वो शुरू हुई है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यही इमरान खान है। देखें उनको सपोर्ट मिली है मुख्तलिफ, ये खुद वो कहते हैं कि बातें आती रही हैं कि जनाब कोई रेजोल्यूशन पास करनी होती थी, वो बंदे जो है वो गायब भी हो जाते थे, आ भी जाते थे, और खान साहब का मामला स्मूथ चलता रहा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इमरान खान ने
जब उनकी एक्सटेंशन का अपना आया मसला 3 साल पहले, तो ये आप देखें कि उन्होंने भी ऑल आउट गए अपना सुप्रीम कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट थी और जो कानून साजी होनी थी वगैरह वो उन्होंने की। लेकिन वो क्या इंडिकेट कर रहा था, उनके हालात बहुत अच्छे जा रहे थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद चला, ये एक कामयाबी थी। अफगानिस्तान बॉर्डर की डबल फेंसिंग, जो मैं हमेशा कहता था कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। वो अलग बात है कि अब चंद दिनों से हम कुछ वीडियो देख रहे हैं कि पता नहीं वो तालिबान है, कौन लोग हैं, वो जनाब उसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग अबाउट इट। फिर जो 350 किले जो सर्वेलेंस किले बने ऑल अलोंग, चेक पोस्ट नहीं, किलों की मैं बात कर रहा हूँ, फोर्ट्रेसेस ऑल अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर। देखिए काम उस लिहाज से बहुत हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया के साथ जो हमारा वो जो सीज फायर है अभी तक 3 साल 4 साल हो गए होल्ड कर रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 6-7 महीने पिछले गुजरे, मेरा ख्याल है ये भी बहुत ही उस लिहाज से अनफॉर्चुनेट इन द सेंस। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ ब्रिगेडियर साहब। यशवीन जमाल साहबा, FATF की बात हो, मेरे पास हुकूमती बयानात पड़े हैं कि CPEC की बात हो या कोरोना के हवाले से बातचीत हो, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए या ऑपरेशन हो, वहाँ पे हुकूमत हर जगह जो है आर्मी चीफ की और अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देती हुई नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं तनकीद भी होती है, तो ये क्रेडिट जो है वो उस तनकीद के पीछे छुपता हुआ नज़र आता है आपको? नहीं, क्रेडिट तनकीद के पीछे छुपता हुआ नज़र नहीं आता। हमारा ये हिस्टोरिकली भी एक प्रॉब्लम है, ये एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है सियासतदानों का और इस्टेब्लिशमेंट का, जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो खान साहब वाली बात आप पहले करते, थोड़ा सा उस पर एक ब्रीफ सा कमेंट कर दूं। मैंने यहाँ आप ही के चैनल पे जितना अरसा काम किया, उसी के दौरान खान साहब से जो भी इंटरेक्शन हुआ, एक इंटरव्यू में मुझे कैटेगोरिकली ये बात याद है कि मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप किस तरीके से कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होके किसी भी मुक्तदर हल्के से इस मुल्क में सियासत कर लेंगे, या अगर आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने सवाल के जवाब में अभी भी रिकॉर्ड पर है, मुझे कहा कि जो सारी रिवायती सियासी जमातें हैं और उनके सरबराहान हैं, उनके बैगेजेस हैं, मेरा कोई बैगेज नहीं है, मैं क्लीन हूं। और अगर मैं वजीर आजम हूं और कोई एक ऐसा शख्स जो कि मेरे सबऑर्डिनेट है, अगर वो आके मुझे किसी चीज में इंटरफेयर करेगा या मुझे किसी चीज में ऑर्डर अराउंड करने की कोशिश करेगा, तो मैं देखूंगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब हम ये देख रहे हैं कि वो इतनी बारीक और छोटी छोटी बातों के लिए इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि मैं खुद उनके पास जाता था कि ये जो मेरे मामलात हैं इनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इसके लिए मुझे कोई डायरेक्शन बताएं, मैंने ये भी उनसे करवाया, मैंने वो भी उनसे करवाया। तो आपने उनकी एक तो पहली बात है इन्वॉल्वमेंट खुद इस सारे मामले के अंदर कराई। दूसरी बात यह कि अभी इस वक्त जब इदारा ये कह रहा है कि माजी में जो होना था हो गया, अब हम किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खान साहब ने न्यूट्रल लफ्ज को भी इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि आई डोंट नो व्हाट आर द वर्ड टू यूज। लेकिन इदारा टेक्निकली प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमें मत इन्वॉल्व करें इसके अंदर। तो मैं समझती हूँ थोड़ा सा मुझे मीडिया से भी इस चीज़ की शिकायत है कि खान साहब इदारे को कंट्रोवर्शियल करने की जो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो आउटगोइंग आर्मी चीफ को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, वो इनकमिंग को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, ये कह के कि ये किसी ऐसे शख्स को लगाना चाहते हैं जो कि आके इनको सपोर्ट करेगा, इनकी चोरी को ढकेगा। फिर वो ये कहते हैं कि मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट या तकरूरी मुझे नहीं लगता ये लोग कर सकते हैं। तो एक शख्स जिसने 30 या 35 साल इस इदारे को दिए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट तक वो प्रमोट होके आया, वो कोई भी है, वो इस चीज का अहल है। तो इसमें मेरिट या नॉन मेरिट का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मीडिया से भी मुझे ये शिकायत है कि हम इतना डिस्कस कर रहे हैं इस मामले को और इतनी बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि जो इदारा भी कह रहा है कि भाई हमें न्यूट्रल होने दें, हम नहीं इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते, हम बार बार लाते हैं और उस चीज को डिस्कस करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जनरल कमर जावेद बाजवा किसी भी टेन्योर की तरह, उनके टेन्योर के अंदर अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, मेरा किसी चीज से इख्तिलाफ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन पे आप या मैं, हम सब उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टेन्योर था। पॉलिटिकल मामलात उसके इर्द गिर्द जो रहे, वो जैसे अभी यहाँ पर भी बात हुई है कि वो खान साहब ने खुद ओवर्टली एक तो उनको इन्वॉल्व किया है सारे मामले के अंदर, और फिर जब उनकी मर्जी की इन्वॉल्वमेंट उनको होती हुई नजर नहीं आई तो खान साहब ने सारे मसले को कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर दिया और आज तक इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि जो भी अभी तकरूरी होने वाली है, जो इनकमिंग चीफ है जिनके आगे अभी पूरा टेन्योर होगा, वो उनको भी मुतनाज़ा बना रहे हैं साथ साथ। तो मैं समझती हूं कि इस चीज को प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर मारिया जुल्फकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थी और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।